नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेज पर। यदि आपको करंट अफेयर्स की इस क्लास के नोट्स की आवश्यकता हो तो इसके PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी हर क्लास के एंड में पिछली क्लास के टॉपिक्स पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक ध्यान से देखिए और पूछे गए क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक्स। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है ई नेम सर्विसेज के 4 वर्ष पूरे। क्या है ये ई नेम सर्विसेज, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हाल ही में 14 अप्रैल 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के क्रियान्वयन के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इसे वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा के तहत विकसित किया गया, यानी कि एक देश एक बाज़ार की अवधारणा के तहत इसे विकसित किया गया था। इसका प्रबंधन स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेसेस कंसोर्टियम के द्वारा किया जाता है। तो इस फर्म के नाम से इस इंस्टीट्यूशन के नाम से हमें समझ में आता है कि ये जो ई नेम सर्विसेज हैं वो एक्चुअली हमारे भारत के किसानों के लिए प्रारंभ की गई है, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की गई है और यह सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी संबंधित गतिविधियों के लिए एकल सेवा प्रदान करता है। वर्तमान में व्यापार के लिए ई नेम के तहत 450 से अधिक APMC सूचीबद्ध हैं। यह एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होता है जो कि राज्य की मंडियों से जुड़ा हुआ रहता है। अब ई नेम के कार्य क्या हैं? ई नेम वस्तुओं और व्यापार की जानकारी प्रदान करता है, साथ ही यह मंच कैशलेस लेन देन प्रदान करता है और यह मृदा परीक्षण तक पहुंच प्रदान करता है और किसानों को छटाई और पैकिंग के लिए प्रारंभिक सुविधाएं प्रदान करता है। तो ई नेम जो कि हमारे भारत के किसानों के लिए बनाया गया एक मंच है, जिसके माध्यम से किसानों के लिए कुछ कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी कार्य हैं, वो चलाए जाते हैं, क्रियान्वित किए जाते हैं। और मुख्य रूप से भारत सरकार के द्वारा इस EM सर्विस को प्रारंभ करने का जो कारण रहा है वो है हमारे भारतीय किसानों के हितों की और उनके सुविधाओं की के बारे में ख्याल करना, उनके हितों की रक्षा करना। हाल ही में भारत में CAG की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत में लगभग 40% पर्यावरण संबंधी अपराध राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। 6 मार्च 2020 को एक रिपोर्ट जारी की गई थी कैग के द्वारा, CAG कैग के द्वारा, जो कि 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिपोर्ट थी। ये 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिपोर्ट थी और इसे 6 मार्च 2020 को अभी प्रस्तुत किया गया है। तो इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया, जिसके अनुसार 2014 से 2016 के बीच में भारत में लगभग 40% पर्यावरणीय अपराध हैं वे राजस्थान राज्य से संबंधित थे, यानी कि वो अपराध राजस्थान के अंदर घटित हुए। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वन्य जीव अपराध नियंत्रण इकाइयों की स्थापना नहीं की गई है, जो कि राज्य सरकार की जो वन्य जीवों के प्रति उपेक्षा को प्रदर्शित करती है। इन अपराधों के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। 2014 और 2016 के बीच में देश में पंजीकृत पर्यावरणीय अपराधों की संख्या 15,723 थी, जिनमें से लगभग 40% अर्थात 6,382 पंजीकृत मामले राजस्थान से बिलोंग करते थे। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं इसी टॉपिक संबंधित फॉरेस्ट रिजर्व, जिसके अंदर रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, इनको स्थानीय सलाहकार समिति की अनुपस्थिति के कारण विनियमित नहीं किया गया था। और रणथंभौर में 10 कोर एरिया हैं, जिनमें से 5 को मानसून के मौसम में बंद नहीं किया गया। इससे आने वाली जो परेशानियां हैं वो क्या हैं? तो कैग ने
इस राजस्थान क्षेत्र में वन्य जीवन के लिए कई परेशानियों को चिन्हित किया है, जिनके बारे में विस्तार से अपनी रिपोर्ट में उसने व्याख्या की है। साथ ही उसने ये भी बताया है कि कोटा के अंदर जो अभेदा जैविक उद्यान है उसके पास में एक कचरा डंपिंग यार्ड है, जो कि उद्यान के लिए नेगेटिव बनता है। अब हम बात कर लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, तो जिन्हें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहा जाता है और कैग भी कहा जाता है। तो कैग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया जाता है। अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसे मिलने वाले वेतन भत्ते आदि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और ये अपनी जो रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट, उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे राष्ट्रपति सदन के पटल पर रखवाते हैं। ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य है, ये अनुच्छेद 151 के तहत सीएजी करता है। वर्तमान में हमारे भारत के जो सीएजी हैं, कैग हैं, वो मिस्टर राजीव महर्षि हैं, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। ये मिस्टर राजीव महर्षि हैं। साथ ही आपके सामने एक और यहाँ इमेज दिखाई दे रही है आपको, जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क की एक इमेज है, जिसमें बाघ और रणथंभौर का किला दोनों प्रदर्शित हो रहे हैं। एसएन 2016 एपीएस ये क्या है? हाल ही में खगोलविदों ने अभी तक का सबसे चमकदार सुपरनोवा खोज किया है। सूर्य से लगभग ये 50 से 100 गुना अधिक द्रव्यमान वाला सुपरनोवा है, जिसका नाम SN 2016 APS है। इस सामान्य आकार के सुपरनोवा के मुकाबले 5 गुना अधिक विस्फोट से इससे ऊर्जा निकली थी और इस घटना की खोज हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा हुई थी, जिसके फॉलोअप ऑब्जर्वेशन के साथ हवाई में पैनोरमिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम में स्पेनिश स्टार्स के द्वारा की गई थी। इसकी खोज हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो कि एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, जिसके माध्यम से की गई थी। सुपरनोवा क्या होता है? तो देखिए, हम सुपरनोवा के बारे में जानते हैं कि सुपरनोवा जो सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 5 गुना बड़े और मरते हुए जो तारे होते हैं, उनमें उसके अंतिम समय पर उसमें एक काफ़ी बड़ा विस्फोट होता है, चमकदार विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। ये ब्रह्मांड में दूरी मापने के लिए वैज्ञानिकों के लिए एक उपकरण के रूप में भी महत्वपूर्ण होते हैं। हाल ही में भारत को अमेरिका से मिसाइल और टॉर्पीडोज़ की बिक्री के लिए मंजूरी अमेरिकी सरकार के द्वारा दे दी गई है। अमेरिका ने हाल ही में भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल और टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दी है। डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी ने संसद को विभिन्न अधिसूचनाओं में बताया कि इन 10 AGM-84L हार्पून ब्लॉक सेकंड मिसाइल की कीमत 9.2 करोड़ डॉलर है। वहीं हल्के 16 MK-54 ऑलराउंड टॉर्पीडोज और 3 MK एक्सरसाइज टॉर्पीडो की कीमत 6.3 करोड़ डॉलर मानी गई है। भारत द्वारा इन हार्पून ब्लॉक मिसाइल्स और MK-54 टॉर्पीडोज का उपयोग क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए किया जाएगा और साथ ही हल्के वजन वाले MK-54 टॉर्पीडोज को भारत अपने P-84 एयरक्राफ्ट्स के अंदर उपयोग करेगा। पेंटागन के अनुसार यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका और भारत के सामरिक संबंधों को मजबूत करेगी और यह हिंद प्रशांत एवं दक्षिणी एशिया क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक प्रगति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर जो पेंटागन जो है, यह है अमेरिका के जो रक्षा विभाग का मुख्यालय का भवन है, जिसे पेंटागन कहा जाता है। हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो घटकर 1.5% से 2.5% रहने की संभावना है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत की जो वृद्धि दर है वो 1.5 से 2.5% के बीच में रहेगी।
ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित होने के चलते 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर घट करके 1.5 से 2.8% रह सकती है। यहाँ ये 2.8% ही है, ये जो है ये 2.8% है, ये मिसप्रिंटिंग है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 का झटका ऐसे समय लगा जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही सुस्ती में थी और इस महामारी पर अंकुश के लिए सरकार ने देशव्यापी पाबंदी लागू की, जिससे लोगों की आवाजाही रुक गई और वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2019 में 19-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4.8 से 5% के बीच में रही थी, लेकिन अब आगामी वर्ष में जो वर्तमान जो वर्ष है इसमें यह काफ़ी कम आंकी जा रही है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कोविड-19 भी रहा है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना जुलाई 1945 में की गई थी, इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है और इसका मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, यानी गरीबी से मुक्त एक विश्व के लिए प्रयासरत संस्था। इसके जो अध्यक्ष हैं वो मिस्टर डेविड मल्पस हैं और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट वर्तमान में आरट कैरे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट जिसके अंदर ये सूचना आई है कि हिमालयन ग्लेशियर्स में बायोमेथनेशन और ब्लैक कार्बन का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये रिपोर्ट वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी WIGH के द्वारा वर्ष 2016 में गंगोत्री ग्लेशियर के पास किए गए अध्ययनों के आधार पर है, जिसके अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 400 गुना वृद्धि हुई है यहाँ के ब्लैक कार्बन की मात्रा में। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? क्षेत्र में कार्बन सांद्रता में वृद्धि मुख्य रूप से कृषि अवशेष जलाने और जंगलों की आग के वजह से हुई है, जिससे कि ब्लैक कार्बन की सांद्रता बढ़ गई और ये अगस्त में न्यूनतम और मई में अधिकतम पाई गई है। अब ब्लैक कार्बन क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ब्लैक कार्बन के काफ़ी महीन कण होते हैं जो जीवाश्म ईंधन या बायोमास के अधूरे दहन के कारण बनते हैं। अधूरे दहन से तात्पर्य यहाँ पर कि जब ये पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं और इनसे बनने वाला जो धुआं होता है जिसके अंदर कार्बन के काफ़ी सूक्ष्म कण हवा के अंदर मिलते रहते हैं, वही ब्लैक कार्बन कहलाते हैं। ये कण कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में सूर्य के प्रकाश से 1 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। आपको मालूम है कि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाले जो प्रकाश है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और जिससे कि वातावरण का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन इन पार्टिकल्स की ये जो ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स हैं, इनकी क्षमता अवशोषण करने की जो क्षमता है वो CO2 की तुलना में बहुत ज़्यादा है, जो कि लगभग 1 मिलियन गुना अधिक बताई जाती है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड के विपरीत ब्लैक कार्बन अल्पकालिक होते हैं, यानी कि ये इनका जीवन काल इतना अधिक नहीं होता है। तो इस वजह से ये CO2 की तुलना में इनका जीवन काल कम होने की वजह से कुछ राहत मानी जा सकती है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी समस्या है हमारे इकोलॉजी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। साथ ही ब्लैक कार्बन अपनी हल्की अवशोषित विशेषताओं के कारण ग्लोबल वार्मिंग के वर्तमान स्तर को बढ़ाते भी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे बायोमेथनेशन के बारे में। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो एरिया है ये गंगोत्री का जो सैटेलाइट इमेज है और इंडियन मैप में इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ दिखाई गई है। जो इस तरह से गंगा नदी है, ये गंगा नदी को इसमें हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से कहाँ से गंगा नदी निकलती है और किधर बढ़ती है। तो हम इसमें बात करते हैं बायोमेथनेशन की। तो बायोमेथनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अवायवीय स्थितियों में बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है।
अवायवीय स्थिति से मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। भारत सरकार ने बायोमेथनेशन तकनीक को फसल अवशेष जलाने के विकल्प के रूप में अंगीकृत किया है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि अपने पंजाब और हरियाणा के आसपास किसानों के द्वारा पराली जलाई जाती है, जिससे कि वहाँ के खेतों में सफाई भी हो जाती है और साथ में जो उससे फसल के जो अवशेष हैं उन्हें जलाने से जो राख बनती है, तो उससे कुछ नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे तत्वों की मात्रा भूमि में बढ़ जाती है, जिससे कि ज़मीन की उर्वरक क्षमता भी कुछ हद तक बढ़ जाती है। लेकिन ये अपेक्षाकृत थोड़ी जिसे कहते हैं नुकसानदायक तकनीक है, जिससे कि वायु प्रदूषण की जो मात्रा है वो बढ़ती है, वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इसी वजह से इस फसलों के अवशेषों को जलाने का जो सिस्टम है, इसकी बजाय सरकार बायोमेथनेशन को प्राथमिकता देती है और उसके विकल्प के रूप में उसे स्वीकार करती है। इस बायोमेथनेशन की प्रक्रिया से गुणवत्तापूर्ण खाद की उपलब्धता भी होती है, साथ में बायोगैस भी निर्मित हो जाती है। यहाँ जो क्योंकि ये जो फसलों के जो अवशेष होते हैं ये बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनसे कि बायोगैस प्राप्त होती है बायोमेथनेशन की प्रक्रिया के माध्यम से। और जो खाद होती है वो जैविक खाद होती है, उसमें किसी प्रकार के कुछ केमिकल्स जो आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए वो फसलों और मानव स्वास्थ्य और प्रकृति तीनों के लिए, कहने का मतलब सभी के लिए, यह फ़ायदेमंद साबित होती है। हाल ही में पंजाब में बायोमेथनेशन के 6 प्लांट निर्मित किए जाएंगे, जो कि धान के पुआल को बायोगैस में बदलने का कार्य करेंगे। हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों के लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी स्थापित की गई है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास, हमारे पूरे विश्व में एक बड़ी महामारी चल रही है, जिसे कोविड-19 के नाम से या कोरोना महामारी के नाम से भी जाना जा रहा है। इसी महामारी की वजह से हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी क्वारंटाइन फैसिलिटी स्थापित की गई है। और यह जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें जानवरों के लिए पहली क्वारंटाइन फैसिलिटी स्थापित की गई है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और ये हाल ही में अमेरिका में ब्रोंक्स चिड़ियाघर के अंदर एक बाघ के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद भारत सरकार ने कदम उठाते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कुछ क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ स्थापित करने का निर्णय लिया है। उसके बाद इस भारतीय पार्क ने जानवरों को अलग करने के लिए अपने परिसर में लगभग 10 क्वारंटाइन सेंटर्स की स्थापना शुरू कर दी है। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, यानी स्वतंत्रता से पूर्व इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि इसकी स्थापना अंग्रेज़ सरकार के द्वारा ही की गई थी। इसकी अवस्थिति यानी कि इसकी लोकेशन जो है वो रामनगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यह देश की प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना इसी राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ की गई थी, यानी कि पहली बाघ संरक्षण परियोजना के प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो भी इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही मिलता है। साथ ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये मैप दिया गया है। इस मैप के अंदर आप देख पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है ये इसमें पॉइंटेड है। इस पॉइंटेड क्षेत्र में ही ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। हाल ही में एप्पल ने गूगल के साथ में एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी के लिए एक प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी की है, जो कि सरकारों और स्वास्थ्य एजेंसियों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सहायता करेगी। साथ ही ये प्रणाली ब्लूटूथ तकनीक पर आधारित होगी, यानी कि ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करेगी। और यह ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करने की वजह से ये काफ़ी हद तक
अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए जो ऐप है आरोग्य सेतु, उससे काफ़ी हद तक इसकी जो प्रणाली है वो मिलती जुलती होगी, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। साथ ही यह उन लोगों की पहचान करेगी जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हैं। अब हम बात कर लेते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल, जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई और इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसके फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन हैं और इसके जो वर्तमान सीईओ हैं वो है सुंदर पिचई। और ये जो गूगल कंपनी है वो इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवर्टाइजिंग जैसे बहुत से क्षेत्रों के अंदर सेवाएं देती है। इसके बाद में हम बात करते हैं एप्पल की। तो इसके फाउंडर हैं, इसका फाउंडेशन 1 अप्रैल 1976 को किया गया था और इसके फाउंडर स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनाइक और रोनाल्ड वाइन हैं। इसके जो चेयरमैन हैं वो आर्थर डी लेविंसन हैं और इसके सीईओ टिम कुक हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ ये गूगल का एक लोगो है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एप्पल का लोगो है। तो इसी के साथ में आज की हमारी करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसके सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं और अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नरेडको एवं एसोचैम ने भारत सरकार से उद्योगों के लिए $200 बिलियन का राहत पैकेज देने का अनुरोध किया है। आपको ये बताना है कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।